हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ में। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सब पर बात कर लेते हैं। तो क्या क्या टॉपिक है? गणतंत्र दिवस समारोह जो रिपब्लिक डे इवेंट होने वाला है 26 जनवरी को 2025 में, तो चीफ गेस्ट किस देश के राष्ट्रपति होंगे, लगभग फाइनल हो चुकी है बात। बिहार की कोकिला नाम से काफ़ी मशहूर शारदा सिन्हा, उनका निधन हो गया, उनके बारे में जानेंगे। भारत और किस देश ने नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स में हिस्सा लिया है? अंतरिक्ष में पहली बार ब्लैक होल ट्रिपल देखकर वैज्ञानिक क्यों चकित रह गए हैं और क्या खास है, ये क्यों चकित है? बहुत सारी जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो सब फेल हो रहा है इसमें। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया है? संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो अब अनाउंसमेंट हो गया है, कब आयोजन होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी, अलग अलग सत्र कितने होते हैं, ये सब जानेंगे। 2025 में जनगणना होनी है, ये लगभग तय हो चुका है और भविष्य के चक्र में भी बदलाव होगा। यानी इससे पहले जो 2011 में हुआ था, फिर 2021 में होना था, लेकिन अब क्या होगा, 2025 के बाद सीधे 2036 में होगा। ओके, तो इस तरह के चेंजेस क्या होने वाले हैं ये चर्चा करेंगे। किस देश में स्थित माउंट लोबोटोबी लाकी ज्वालामुखी फट गया है, फिर इस साल दोबारा फटा है बड़े पैमाने पर और 16,000 से ज़्यादा लोगों को हटाया गया, बहुत नुकसान हुआ वहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? आईएसए के नए महासचिव कौन बने हैं? भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, उसमें कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल कितने जीते, उसमें गोल्ड कितने जीते, किन किन ने जीता, ये जानेंगे। विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है, अभी नवंबर में? और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, कुछ लोगों का ये कमेंट मतलब मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे कि वीडियो में कमेंट बॉक्स वो नहीं दिख रहा है, कुछ तकनीकी वजहों से नहीं दिख रहा है, वो 1-2 दिन में वो दिखने लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 का मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो को बनाने के लिए भारत सरकार ने संपर्क साधा है? अभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फाइनल स्टेज में बातचीत चल रही है। इसका आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं वो, और अभी बस पिछले मंथ ही कहिए फाइनली उनको चुना गया था, 1-2 मंथ पहले चुना गया था, अब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो प्रबोवो सुबियांटो। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में 26 जनवरी को जो होने वाला है, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में उनको वो उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसके लिए इंडोनेशियाई सरकार से संपर्क साधा है, बहुत तरह की बातचीत चल रही है वहाँ पर। ठीक है, और ये रहा उनका फोटोग्राफ, जो नए राष्ट्रपति हैं जो आने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस जो समारोह है उसमें इंडोनेशिया के कई सारे पूर्व राष्ट्रपति भी चीफ गेस्ट रह चुके हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, जो पहला गणतंत्र दिवस परेड हुआ था ना 1950 में, उस समय इंडोनेशिया के जो उस वक्त के पहले राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो, तो वो भारत में चीफ गेस्ट बनकर आए थे और वो पहला गणतंत्र दिवस समारोह था। 2011 में उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे सुसीलो बांग, तो वो भी पहुंचे थे। 2018 में तो राष्ट्रपति जोको विडोडो जो उस समय राष्ट्रपति थे वो वहां पर पहुंचे थे, तमाम आसियान देशों के नेताओं के साथ वहां पहुंचे थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, पिछले साल की अगर बात होगी 2023 में, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी वो चीफ गेस्ट थे। एक और बात इस खबर में ये साफ तौर पर ये बताया गया है कि इस परेड में इंडोनेशियाई सेना शामिल हो सकती है। देखिए, अभी हाल के वर्षों में मुख्य अतिथि के सैन्य दल जो है वो भी कर्तव्य पथ पर मार्च करने के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है, एक प्रथा बन गई है। इससे पहले के जैसे फ्रांस के जो राष्ट्रपति आए थे, तो उस दौरान फ्रांस की सेना भी इसमें शामिल हुई थी। ठीक है, तो इस बार क्या है कि इंडोनेशियाई सेना, उसके 250 सैनिकों का मार्चिंग टुकड़ी वो इसमें शामिल हो सकता है, वहाँ के हेलीकॉप्टर विमान वो भी शामिल हो सकता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, इंडोनेशिया को मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं। ये अपना प्यारा भारत है और इंडोनेशिया देखते हैं इस तरफ, ये रहा रेड कलर में जो देख रहे हैं आप, वो है इंडोनेशिया। ये बहुत सारे द्वीपों का देश है, उसी में से एक द्वीप में वहाँ पर अभी ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ है, इसलिए भी काफ़ी चर्चा में है। ओके, तो इंडोनेशिया से भारत जो है ना रक्षा सौदा भी करने वाला है
और ऐसे समय में उससे संपर्क किया जा रहा है जब इंडोनेशिया चाहता है कि बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट वो खरीदे इंडोनेशिया। ठीक है, भारत में जो निर्मित है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और इसके अलावा जो सरफेस टू सरफेस एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश कहिए, इसके अलावा हेलीकॉप्टर जो भारत में निर्मित है, वो सब खरीदने को उत्सुक है वो इंडोनेशिया। और इस जो आगमन होने वाला है उसमें ये बातचीत भी चल रही है, क्योंकि खास तौर पे आप देखेंगे कि इधर का जो इलाका है ना, ये जो इस क्षेत्र का इलाका है पूरब की ओर भारत के, तो वहाँ पर एक भारत जो है वो एक मार्केट देख रहा है। ठीक है, इससे पहले फिलीपींस ने भारत का जो खरीदा था, फिलीपींस यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये फिलीपींस है, इसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा था। इसके अलावा कई सारे जो देश हैं, मलेशिया हो गया, फिलीपींस तो है, थाईलैंड भी, वो सैन्य हार्डवेयर जो है ना वो खरीद रहा है और बड़े बड़े जो इक्विपमेंट है वो खरीदने की में वो इच्छुक है। ठीक है, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है वो भी बातचीत चल रही है कि शायद ये ले लेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें डील अंदर अंदर चल रही है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात ये रही। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि दिवाली ऑफर जो है वो खत्म होने वाला है, 70 to 80% छूट चल रही है। और बीपीएससी 71st बीपीएससी का जीएस फाउंडेशन बैच 1 तो पहले से चल रहा था, अब 2 सेकेंड बैच भी शुरू हो चुका है। 5 नवंबर से क्लासेस शुरू हुई हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत मामूली सा इसका फ़ी है। अगले 10 महीने में शानदार ढंग से तैयारी कराई जाएगी। तमाम जो जीएस के सब्जेक्ट हैं उन सब के अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षक वो हैं। ठीक है, तो क्लासेस चल रही हैं, अब ज्वाइन कर सकते हैं। 10 महीने में पूरा कोर्स कराया जाएगा। पीटी और मेंस, ये खास बात है कि दोनों की तैयारी करवाई जा रही है इसमें, पीटी भी और मेंस की भी। आंसर राइटिंग भी करवाई जा रही है, वो भी पूरा प्रोसेस कराया जाएगा और हैंड रिटन नोट्स भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो शानदार ये बैच है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। एक और बात बताऊं कि आईएसपीसीएस करंट फोर्स की मेंबरशिप में छूट चल रही है, दिवाली सेल है तो छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा भी बेसिक मेंबरशिप, उसमें भी छूट चल रही है। बेसिक मेंबरशिप जो ना वो एसएससी, रेलवे, टीचर, पुलिस, इन सब के लेवल का है, स्टेट एसएससी, इन सब के लेवल का है। और इसमें मिलता है क्या है, पिछले 2 सालों के करंट फोर्स के पीडीएफ मिल जाते हैं आपको, अगले 1 साल तक लगातार मिलता रहेगा। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब पीडीएफ होते हैं, वीडियो भी मिल जाता है। ओके, टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं कई तरह के। ओके, तो ज्वाइन कर सकते हैं, छूट खत्म होने वाली। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर शार्प लर्निंग सर्च कर लेना, आप ऐप वो डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले से। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार की कोकिला नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का निधन हो गया 5 नवंबर 2024 को, तो किस वजह से विख्यात थी? क्या वजह थी? आंसर होगा लोक गायन। ठीक है, लोक गायिका थी और उनका जो लोक गायन है वो बहुत ही पॉपुलर था। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, फोक सिंगर शारदा सिन्हा, वॉइस ऑफ छठ, डाइज एट 72। कुछ जगह ये एज 71 लिखा हुआ है, अलग अलग अखबारों में कुछ जगह 72 लिखा हुआ है। वॉइस ऑफ छठ मतलब अभी छठ का त्यौहार चल रहा है, पर्व चल रहा है छठ का, और उस दौरान उनके गीत अनिवार्य रूप से बजाए जाते हैं। ठीक है, उनकी जो आवाज़ है वो छठी मैया को लेकर वो सुनी जाती है, तो काफ़ी पॉपुलर रही हैं। और फोटोग्राफ ये रहा इनका। जन्म हुआ था इनका 1953 में बिहार के सुपौल में, ससुराल बेगूसराय में था। और हिंदुस्तान टाइम्स ने ये लिखा है कि शारदा सिन्हा 2018 से मल्टीपल माइलोमा से जूझ रही थी। ये एक तरह का ब्लड कैंसर होता है जिसमें बोन मैरो में प्लाज्मा सेल अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगता है, प्लाज्मा सेल बोन मैरो में, और इससे क्या होता है, हड्डियों में ट्यूमर बढ़ने लगता है। तो अभी परेशान थी ये, करीब 1.5 महीने हुए। 22 सितंबर को इनके पति ब्रिज किशोर सिन्हा का निधन हो गया था ब्रेन हेमरेज की वजह से, और उसके बाद से काफ़ी सदमे में थी ये। ओके, और शारदा सिन्हा के परिवार में गायकी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इनके पिता ने भांप लिया था कि इनकी बेटी के भीतर संगीत है और गायकी अच्छी हो सकती है इनकी, तो इनकी ट्रेनिंग भी दिलवाई थी। शादी के बाद फिर ससुराल में गायन को लेकर विरोध भी हुआ, लेकिन फिर पति ने साथ दिया, बाद में सास ने भी इनका साथ दिया था। और
फिर ठेठ गवई शैली में गीतों को इन्होंने गाया था। गायकी के करियर की जो शुरुआत है ना वो 1970 के दशक में हुई थी। भोजपुरी, मैथिली, हिंदी में कई सारे लोकगीत गाए। बिहार के जो पलायन है, महिलाओं का संघर्ष है, इनकी गायकी में उन सब चीज़ों को जगह दी जा रही थी। ठीक है, शारदा सिन्हा लोकगीतों के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी उनकी आवाज़ जो है ना वो मधुर आवाज़ सुनने को मिलती थी। और उनको उत्तर भारत के सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर भी एक तरह से देखा जाता था। बिहार और पूर्वांचल में जो छठ पर्व है, इस दौरान शारदा सिन्हा की आवाज़ लगभग हर घर में गूंजती है। हिंदी सिनेमा में उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा था। 1989 में जो फिल्म आई थी ना, मैंने प्यार किया, उसमें एक गीत था कहे तो से सजना, वो गाकर मतलब सबका दिल जीत लिया था। और उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गाया, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो सॉन्ग था तार बिजली जो था, हम आपके हैं कौन फिल्म के बाबुल जो तुमने सिखाया, ऐसे गीत जो है ना उनके काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। ओके, तो शारदा सिन्हा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत थी बिहार की, और उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल के क्षेत्र जो हैं वहाँ की। इसलिए इसके बारे में कुछ हम डिटेल बता रहे हैं आपको, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी। शारदा सिन्हा को अवार्ड मिल चुका था। 2018 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था, और 1991 में 1991 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। इसके अलावा बहुत सारे इनको अवार्ड मिल चुके हैं, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड सहित कई सारे अवार्ड इनको मिल चुके थे। ठीक है, तो 2018 में जो पद्म भूषण अवार्ड मिल रहा था, उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने ये अवार्ड इनको दिया था। ये फोटोग्राफ है, सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस फोटो के डिस्क्रिप्शन में, वो मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का आयोजन किया है? अभी आयोजन किया। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है, भारत और सिंगापुर दोनों ने मिलकर आयोजित किया है। 23 से 25 अक्टूबर और फिर 28 से 29 अक्टूबर ये सब आयोजन हुआ। हार्बर जो चरण था वो विशाखापट्टनम में, और समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। और इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के आईएनएस शिवालिक और जो लंबी दूरी की जो समुद्री निगरानी गश्त विमान है ना P8I, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो सिंगापुर और भारत दोनों के द्वारा ये आयोजित किया गया था। एक बार मैप में सिंगापुर भी देख लेते हैं। छोटा सा देश है वो, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है। ये प्यारा भारत है अपना, और सिंगापुर जो ना ऐसे देखेंगे आप मैप में तो दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा सा है। यहाँ पर है, ये देख रहे हैं आप, इस जगह पर देख रहे हैं। इसकी राजधानी जो है सिंगापुर सिटी है। इसकी राजधानी सिंगापुर की। राष्ट्रपति थर्मन मुगरत्न, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। ठीक है, आबादी करीब 60 लाख है, और सिंगापुर डॉलर इसकी मुद्रा है। तो ये ऐसा लोकेशन पे है ना इसकी कि ये आर्थिक तौर पर ये काफ़ी मजबूत एक देश ये है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात आपने समझा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ब्लैक होल के बारे में बिल्कुल चकित हो गए हैं तमाम वैज्ञानिक। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना इस चैनल को, वो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतरिक्ष में पहली बार ब्लैक होल ट्रिपल देखकर वैज्ञानिक चकित हैं, तो ये क्या है ऐसा, ये क्या है? इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो इनमें से क्या सही आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऐसा ब्लैक होल जो एक तारा को निगलने की प्रक्रिया में है और दूसरा तारा इसका चक्कर लगा रहा है। ये न्यूज़ देखिए आप। फर्स्ट ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम डिस्कवर्ड, व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या हुआ? एक फोटोग्राफ दिखाता हूं मैं, ये देखिए। अच्छा, ये रिसर्च किसने किया है, ढूंढा किसने है? MIT ने। MIT क्या है? दुनिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका का ये इंस्टीट्यूट है।
तो उसके वैज्ञानिकों ने ये पहली बार अंतरिक्ष में ब्लैक होल ट्रिपल की खोज की है। इसमें क्या है, इस सिस्टम में, इस ब्लैक होल सिस्टम में ब्लैक होल जो अपने केंद्रक में तो है यहाँ पर, और ये पास में जो गुजर रहा है, यहाँ तारा है, ये चक्कर काट रहा है, इसको निगल रहा है धीरे धीरे। और एक और तारा है जो कि ब्लैक होल का चक्कर लगाता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये इसका चक्कर लगा रहा है, लेकिन वास्तविक में बहुत दूर है। नज़दीकी तारा जो है ना, ये वाला, ये 6.5 दिनों में ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है और उसका हिस्सा लगातार ब्लैक होल में जाता जा रहा है, निगल रहा है वो। जबकि दूसरा तारा जो है ना, वो 70,000 साल में ब्लैक होल की एक बार परिक्रमा कर रहा है। एक तो 6.5 दिन और एक 70,000 साल में एक बार परिक्रमा कर रहा है। तो ये चकित है वैज्ञानिक कि आखिर मतलब है क्या क्या मामला है। कितनी दूरी पर है पृथ्वी से? करीब 8,000 लाइट ईयर दूर, 8,000 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो लाइट को हम अगर हम करते हैं तो एक साल में कितना वो डिस्टेंस तय कर लेता है। वो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है लाइट एक साल में, इतना। अब ब्लैक होल क्या होते हैं कि ये ट्रिपल ब्लैक होल ट्रिपल है, इसके बारे में जो मैंने बताया वो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सवाल ये होगा कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना मजबूत होता है कि कोई भी पदार्थ या यहाँ तक कि लाइट, प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है क्योंकि पदार्थ जो है एक छोटे से स्थान में सिमट जाता है, और ऐसा तब होता है जब कोई तारा मर रहा हो, ठीक है, बड़ा तारा। तो अब सवाल होगा कि ब्लैक होल तो है, तारों को निगल रहा होता है, आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उसको वो अपने आप में समा रहा होता है, तो आखिर ये ट्रिपल से क्या मतलब हुआ, क्यों चकित है? तो एस्ट्रोनॉट्स जो है ना, खगोलविद, उनका मानना रहा है कि अधिकांश ब्लैक होल जो है वो विशाल तारों के अपने जीवन के अंत में जो विस्फोट होता है ना, सुपरनोवा जिसको कहते हैं, एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये इस तरह से विस्फोट हुआ, सुपरनोवा हुआ, तो इस रूप में जाना जाता है। पहले सुपरनोवा होता है, विस्फोट होता है, और उसके बाद वो सब कुछ अपने आप में समेटने लगता है, तो वो इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है कि वो फिर ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो ब्लैक होल है ना, ये जो ट्रिपल सिस्टम है, ये एक मतलब बहुत ही सौम्य प्रक्रिया की ओर इशारा कर रहा है। मतलब ऐसा इसमें नहीं लगता है कि अचानक विस्फोट हुआ हो और सब कुछ संभाल लिया हो अपने आप में, अब तक इसको ख़त्म कर संभाल लेना चाहिए था, लेकिन बहुत आराम आराम से ये चल रहा है। और एक तारा जो है वो इसके गुरुत्वाकर्षण में फंसा हुआ है और वो इसका चक्कर काट रहा है। देखिए, दरअसल क्या है कि माना जाता रहा है कि हाल में देखे गए जो ब्लैक होल्स होते हैं वो ये होते रहे कि सामान्य तौर पर सुपरनोवा हुआ और इससे जो ऊर्जा ढहती है तो उसकी वजह से जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल बनता है और वो एक ब्लैक होल बन जाता है, और उसके आसपास जो है ना वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में दूसरा कोई तारा उसमें फंसता नहीं है जल्दी, एक आध तारे को वो समेट ले रहा होता है। लेकिन ये इसका बारे में ये बताया जा रहा है कि बिना सुपरनोवा के ही ये ब्लैक होल बन गया होगा, ऐसा संदेह है। क्या हुआ है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई होगी, ये जो विस्फोट हो रही है ना तारों में, इस तरह की घटना नहीं हुई होगी, बल्कि ये बहुत ही जेंटल तरीके से, यानी बहुत सौम्य तरीके से ये बना है, बस अपने आप में ये समा गया और बिना किसी अंतिम चमक के ये ब्लैक होल का निर्माण कर लिया इसने, ठीक है, इस ब्लैक होल ने। इसलिए ट्रिपल कहा जा रहा है, ट्रिपल सिस्टम में ये एक और तारा इसके साथ आ गया है, ठीक है। तो इस ब्लैक होल ने क्या किया ना, अब प्रश्न उठा दिया कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं, क्योंकि अब तक यही माना जाता था कि सुपरनोवा हुआ उससे ब्लैक होल बना। लेकिन ये जो रिसर्च है MIT का, वो ब्रह्मांडीय घटनाओं के बारे में हमारी जो समझ है ना उसको और विस्तार देता है कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, स्टेलर एवोल्यूशन कैसे हुआ, आकाश गंगाओं की संरचना कैसे हुई थी। तो ये कई सारी नई नई चीज़ें ये सामने देखने को मिल रही है अभी, ठीक है। अच्छा, ब्लैक होल कितने तरह के होते हैं? ब्लैक होल दरअसल कई तरीके के होते हैं।
एक तारकीय ब्लैक होल होता है, स्टेलर ब्लैक होल होता है, जो किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण के पतन या दो न्यूट्रॉन तारे के विलय से बनता है। और इसके अलावा होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों अरबों गुना बड़ा होता है। और सुपर मैसिव जो ब्लैक होल है वो आकाशगंगा के केंद्र में होता है। जैसे पृथ्वी का जो एक बार मैं एक मैप ही दिखा देता हूँ, ठीक है, एनिमेशन। हाँ, देखिए सूरज है, पृथ्वी है और तमाम ग्रह हैं। ओके, ये कहाँ है? हम लोग जो है ना मिल्की वे में हैं। गैलेक्सी हमारी जो मिल्की वे है। ओके, अगर हम जूम आउट करेंगे इसको और तो हम मिल्की वे को देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सन खो गया, इतना दूर है। ये है पूरा मिल्की वे और इसमें सुपर मैसिव एक ब्लैक होल है इसके केंद्र में। और ये ब्लैक होल जो ना पूरा चक्कर लगा रहा है, तो सन भी इस ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है अभी इस वक्त, ठीक है। तो एक इस तरह का भी ब्लैक होल होता है, लेकिन अभी जो मिला है वो ट्रिपल मिला है, ब्लैक होल ट्रिपल मिला है। तो ये एक अलग तरह की बात देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, कोई सवाल हो तो आप जो हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, तुरंत जवाब मिलेगा आपको, या ऐप पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है? आंसर होगा न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ है। और इसका आयोजन भारत सरकार की जो संस्कृति मंत्रालय है उसका, तो उसने, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, उसके सहयोग से ये 5 और 6 नवंबर को आयोजित हुआ है। और इसका जो विषय है वो एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका, ये इस बार की ये थीम थी। और इसमें बहुत सारी तरह की चर्चाएं हुई हैं, बौद्ध कला, वास्तुकला, विरासत, पवित्र बौद्ध अवशेष हैं, उसकी भूमिका समाज में, इसकी प्रासंगिकता, 21वीं सदी में बौद्ध साहित्य और दर्शन की भूमिका, ये सब चर्चाएं हुई हैं। आगे बढ़ते हैं करंट फोर्स वीडियो में। अगला क्वेश्चन होगा, बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति का नाम बताएं। क्या नाम है? नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? ड्यूमा बोको, पूरा नाम है ड्यूमा गिदोन बोको, ठीक है। 6वें राष्ट्रपति वो बने हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वकील हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई संदेश भेजा है, बधाई दी है, ठीक है। ये रहे फोटोग्राफ जो नए राष्ट्रपति हैं ड्यूमा बोको का। एक बार चलते हैं बोत्सवाना मैप के जरिए भी आप समझ लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्यारा भारत रहा अपना, और अब चलते हैं कहाँ? अफ्रीका में। और अफ्रीका के हम लोग दक्षिण की ओर चलेंगे। यहाँ देखने आप, ये लैंड लॉक्ड देश है और दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर है? इसी अफ्रीकी देश बोत्सवाना में है। 1.3 लाख हाथी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। आसपास के देशों में भी हाथी है, लेकिन बोत्सवाना में दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी है। सुरक्षित यहाँ आश्रय स्थल है। और यहाँ पर ट्रॉफी हंटिंग की भी अनुमति है, मतलब खेलने के लिए मार डालना जानवरों को, ये भी अनुमति है, ठीक है। तो बोत्सवाना, उसकी राजधानी क्या है? गैबोरोन। राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको। मुद्रा यहाँ पूला चलती है। आबादी 24 लाख के आसपास है, आबादी बहुत कम है यहाँ की, ओके। पड़ोसी देश की अगर हम बात करेंगे कौन कौन से हैं, आप देखिए, ये जाम्बिया हो गया, ठीक है। आगे बढ़े हम, जिम्बाब्वे हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया, दक्षिण अफ्रीका, और ये नामीबिया हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संसद का शीतकालीन सत्र कब आयोजित होगा? तो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक ये आयोजन होना है। 18वीं लोकसभा का ये पहला शीतकालीन सत्र ये आयोजन होने वाला है। और ये काफ़ी चर्चा होने वाली है इस पर, अलग अलग विषयों पर, ठीक है। तो देखिए 3 तरह के सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है जो जनवरी के अंत से अप्रैल के अंत तक ये चलता है। फिर होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई से अगस्त सितंबर तक चलता है। और होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर में चलता है। तो ये तो रेगुलर हैं, ये तो आयोजित होने हैं। इसके अलावा कई सारे तरह के भी सत्र होते हैं, जैसे विशेष सत्र भी होता है, वो भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी ओम बिरला है। और राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 नवंबर को,
ठीक है, 5 नवंबर को मनाया जाता है। और थीम क्या है बताया जाता है, गेट टू हाई ग्राउंड। ये थीम काफ़ी साल से चल रहा है, ठीक है। ये जो दिवस है वो जापान की पहल पे ही मनाया जाता है, ये सुनामी जागरूकता दिवस। आगे बढ़ते हैं, और अब जो क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने क्योंकि ये एक न्यूज़ है और उस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जनगणना से रिलेटेड है, ठीक है। जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। पिछली बार जनगणना हुई थी 2011 में, 2021 में अगला होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया था कोविड-19 की वजह से। तो अब ये बताया गया है कि 2025 में ये हो सकता है, पूरी संभावना है। और 2026 में इसके रिजल्ट जो है ना वो आ जाएंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगा 2026 में। 1 साल लगना है, तो जनवरी फरवरी के आसपास जो है ना वो जनगणना का काम शुरू हो सकता है। तो द हिंदू ने ये संभावना जताई है। जनगणना क्या है, महत्व क्या है इसका? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इसके माध्यम से हम भारत के, पूरे भारत और उसके जो क्षेत्र हैं तमाम, वहाँ जनसंख्या की गणना करते हैं। और इससे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बहुत तरह के आंकड़े जुटाए जाते हैं। एज रिलेटेड हो गया, सेक्स रिलेटेड हो गया, यानी लिंग रिलेटेड हो गया, व्यवसाय, इनकम, मतलब पूर्ण गणना कहिए इसको। और इसके सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना जो है ना वो व्यवस्थित ढंग से आधुनिक भारत में 1872 में हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा करवाई गई थी, जिसमें गणना हुई थी जाति, धर्म, व्यवसाय, इन सब पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके बाद जो है ना 10 साल बाद फिर हुई थी 1881 में, और तब से ये हर 10 साल पर आयोजित किया जाता था, ठीक है। आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो है ना पहली जनगणना हुई थी 1951 में, ठीक है। जनगणना अधिनियम है 1948, वो भारत में जनगणना कराने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इससे पहले अभी पिछली जो जनगणना हुई थी 2011 में आयोजित की गई थी, लेकिन 2021 में होना था, कोविड-19 की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया था, और अब ये टल के 2025 की ओर जा रहा है। तो इससे एक और बात होने वाली है, जो कि यहाँ न्यूज़ में लिखा हुआ है कि फ्यूचर साइकिल जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अभी क्या हो रहा था, 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, फिर 2031 में होना था, लेकिन अब चूंकि 2025 में होगा, 25-26 में, तो अगली जो जनगणना होगी ना वो 2035-36 में होगी। तो ये 10 साल का जो है ना वो पूरा चेंज होने वाला है। तो जनगणना होगी, और राष्ट्रीय जो जनसंख्या रजिस्टर है, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो भी अपडेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। एक और बात है कि चर्चा है कि जाति आधारित गणना भी हो, हालांकि उस पर भी अभी अनिश्चितता है। विपक्ष जो है वो चाहता है कि जाति आधारित गणना हो, जिस तरह से SC ST के जातियों के लोगों की जो गणना होती है कास्ट वाइज, ऐसे ही OBC और तमाम दूसरे जो जातियां हैं उन सब की गणना होनी चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय और जो जनप्रतिनिधित्व है उस मुद्दे पर वो आगे बढ़ा जा सके। अगर बात करेंगे ना कि जातीय गणना कब हुई थी, जनगणना, पूर्ण जातीय जनगणना, तो 1931 में हुई थी, 1931 में। उसके बाद से केवल SC ST की उनकी जातीय गणना हुई है, बाकियों की बस आर्थिक, सामाजिक, इन सब पहलुओं की गणना होती रही है, ठीक है। तो इस बार का जो जनगणना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2026 के बाद जो है ना वो लोकसभा में क्षेत्रों की, लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ाए जाने का कानून बना हुआ है। तो अब ये जो रिज़ल्ट आएगा उससे लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ेगी, और इसकी वजह से दक्षिण के जो राज्य हैं वो टेंशन में है, क्योंकि उन लोगों ने बखूबी ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया था, ठीक है। लेकिन अब उत्तर के भारत में आबादी ज़्यादा हो जाए, तो ये जो है असंतुलन उत्तर और दक्षिण में होने वाला है। खैर, इस पर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था पिछले करंट अफेयर्स वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पूरा डिटेल नोट्स चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। हम लोगों के जो PDF होते हैं वो काफ़ी डिटेल में होते हैं, रिसर्च बेस्ड होता है पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट
लोबोटुबी लाकी लाकी, ये विस्फोट के साथ फट गया और हजारों लोग जो है ना उस इलाके से निकाले गए हैं। आंसर का इंडोनेशिया, और ये न्यूज़ देख रहे हैं करीब 16,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, ये लाकी लाकी जो इरप्शन हुआ है उसकी वजह से। और ये आप देख रहे हैं इस तरह का ये ज्वालामुखी है। एक बार ज्वालामुखी की ओर चलते हैं। ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो प्यारा भारत है, और अब चलते हैं कहाँ? इंडोनेशिया, और वहाँ पर है फ्लोरेस द्वीप। तो ये जो कलरफुल दिख रहा है ये है इंडोनेशिया, और इसी में जो है ना वो है फ्लोरेस द्वीप है। इस जगह पर, इस लोकेशन में फ्लोरेस द्वीप, और वहीं पर ये ज्वालामुखी स्थित है, मौजूद है। अब वहाँ नज़दीक से चलते हैं और नज़दीक से इन ज्वालामुखी देखते हैं। ये जुड़वा ज्वालामुखी हैं, 2 ज्वालामुखी है। अभी जो ये देख रहे हैं सैटेलाइट मैप है, ये पुराना है इसलिए ये आपको इस तरह का दिख रहा है। अभी तो वो आग उगल रहा है और मतलब किलोमीटर ऊपर तक आग फेंक रहा है, और दूर चारों तरफ फैला हुआ है, आबादी परेशान हो गई है वहाँ पर। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इससे पहले जनवरी में भी ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था इसी साल, और 2024 में ये दूसरी बार है। 4 नवंबर को इसमें विस्फोट हुआ है, 10 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये जुड़वा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण बात रही। ये जो है ना वो 1700 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी समुद्र तल से 5587 मीटर की ऊंचाई पर है ये। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में स्थित है। दुनिया में देखिए करीब 1500 एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इनमें से 130 सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही मौजूद हैं, और पिछले कई सालों में लगातार वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे हैं। ये क्यों यहाँ पर होता है? क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर के खास क्षेत्र में है। ये रिंग ऑफ फायर जो है ना इस तरह के घोड़े के नाल के जैसा दिखता है, और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और ज़्यादातर जो हलचल है, भौगोलिक ये गतिविधियाँ यहाँ ज़्यादा होती है। इंडोनेशिया जो जिस जगह पर है वो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट जो है ना वो दक्षिण की ओर खिसक रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन जो टेक्टोनिक प्लेट है वो इसको उत्तर की ओर खिसक रही है। तो ये टक्कर होती है, और इसकी वजह से ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और भूकंप के मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सवाल हो सकता है कि ज्वालामुखी होता क्या है, कैसे फटता है? इंपॉर्टेंट बात है। ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में जानने से पहले ज़रूरी है कि ज्वालामुखी क्या है। देखिए, पृथ्वी की सतह में सतह का मतलब सतह में जो टूटना है या नीचे से जो तरल पदार्थ है वो चट्टान को छेदता हुआ जगह बनाकर और बाहर जो निकलता है वो ज्वालामुखी कहेंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ज्वालामुखी जो है ना पृथ्वी की सतह पर स्थित ऐसी दरार और विंड क्षेत्र होते हैं, वेंट होते हैं, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, राख, चट्टानें, ये सब जो है ना गैस, ये सब बाहर आती हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी का जो मंटल है यानी पृथ्वी के जो 3 हिस्सों में से एक है वो कमज़ोर क्षेत्र जैसे स्टेनोस्फीयर कहिए, तो वहाँ मैग्मा में मौजूद पदार्थ होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो प्लेटों के ऐसी जगह पर अगर प्लेट हिल रहे हैं और उससे सुराख अगर बन गया तो वहाँ से वो निकलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हॉट स्पॉट होते हैं जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, वहाँ पर अधिकांश जो है ना वो ज्वालामुखी के क्षेत्र होते हैं कई जगहों पर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है ना वो अरबों साल पहले कुछ इस तरह की हुआ करती थी। एक ही जगह पूरी धरती लगभग सिमटी हुई थी। बाद में प्लेटें अलग अलग हुई, जैसे ये इंडियन प्लेट अलग है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग है। तो इस तरह से तो इंडियन प्लेट ने ये टक्कर मारी इस तरफ एशियन प्लेट पर, यूरेशियन प्लेट पर, और उसकी वजह से फिर हिमालय का जो है वो निर्माण हुआ था यहाँ पर। तो इसी तरीके से अलग प्लेटें अलग अलग जगहों पर है। तो ये भी जो हिमालय का जो इलाका है ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो ये
महत्वपूर्ण बातें जो समझ लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश के बीच में युद्धाभ्यास है? ये कौन सा युद्धाभ्यास है? विन बैक्स। ये अंबाला में आयोजित किया गया है अभी नवंबर में। आंसर होगा वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच में ये आयोजन किया गया। कब से कब तक? 4 नवंबर से 23 नवंबर तक ये आयोजन हुआ है। अंबाला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। एक फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास है, ये एक्सरसाइज है। भारत और वियतनाम के जो सेना है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? आंसर होगा भारत और फ्रांस। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में ये आयोजन हुआ अभी हाल ही में, 7वीं सभा आयोजित की गई थी, उसी में ये घोषणा की गई है। तो भारत जो है ना 2026 तक आईएसए का यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष बना रहेगा, उपाध्यक्ष फ्रांस बना रहेगा। क्या है ये? एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। मकसद यही है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? गुरुग्राम भारत में स्थित है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महासचिव किससे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा आशीष खन्ना को। तो मार्च 2025 में अगले साल वो कार्यभार संभालेंगे। अभी हैं अजय माथुर, उनकी जगह मार्च 2025 में आशीष खन्ना जो है ना वो आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में 3 गोल्ड मेडल सहित 17 पदक जीते। तो गोल्ड इनमें से किन ने जीता है? आंसर क्या है? आंसर का पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी और हेमंत सांगवान। तो इन सब ने ये जीत हासिल की है। ठीक है, तो ये इन सब ने अलग अलग, जैसे पार्थवी ने 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, वंशिका ने प्लस 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, और हेमंत ने पुरुष 90 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये जीता है। सिल्वर और ब्रॉन्ज का ये लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और फटाफट ये वीडियो समाप्त करते हैं। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में नए वाणिज्यिक दूतावास यानी काउंसुलेट का उद्घाटन किया? आंसर होगा ब्रिस्बन। ठीक, ब्रिस्बन में ये उद्घाटन किया, वहाँ पर स्थापित किया गया है। और ब्रिस्बन जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया का राज्य है, एक क्वींसलैंड, तो ऑस्ट्रेलियाई राज्य है, उसी की राजधानी है ब्रिस्बन। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलियाई राज्य है उसी की, तो वहाँ पर काउंसुलेट स्थापित किया गया है। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। तो देखते रहिए आप, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। और दिवाली ऑफर चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं आप अभी करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान, और जीएस फाउंडेशन बैच उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय।